नमस्कार दोस्तों, टीपीएस के एक बेहद ही खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जिसने अपने अदाकारी से सभी के दिलों को जीत लिया है और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के फेमस एक्टर देव साहब को फिर से हम सभी के बीच में जिंदा कर दिया है। हम बात कर रहे हैं संदीप बागड़ी जी की, जिन्हें लोग प्यार से कहते हैं पहाड़ी देवानंद। आज संदीप जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। संदीप जी नमस्कार, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम आप सभी को, धन्यवाद जी। संदीप जी, देव साहब और आपका बर्थडे, ये कोइंसिडेंट तो है ही, लेकिन क्या वास्तव में जुड़ाव भी था बचपन से देव साहब से या? हाँ बिल्कुल। जब मैं, मुझे जहाँ तक याद है कि 5th-6th में जब मैं था, लगभग 1992 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे जो मेरे दोस्त होते थे तो बोलते थे कि तेरा जन्मदिन कब आता है। तो मैं उनसे यही कहता था कि हाँ, वो एक हमारे फिल्मी स्टार हैं, एक्टर साहब हैं देवानंद जी, उनका जन्मदिन जब आता है। क्योंकि उस समय ना मोबाइल था, ना कोई ऐसा सोर्स था जिससे कि हमें देवानंद के जन्मदिन के बारे में पता चल सके। तो वो अपने माँ जी पिताजी से पूछते थे, तब वो अगले दिन आके बताते थे कि हाँ तेरा जन्मदिन तो बहुत अच्छे कलाकार के साथ है। तो बहुत अच्छा लगता था। और साथ ही में जब एक्टिंग होती थी, छोटे मोटे बच्चों एनुअल फंक्शन होता था, तो उसमें अलग अलग कलाकार, चाहे वो मिथुन चक्रवर्ती हो, चाहे धर्मेंद्र हो, देवानंद का उस समय रुझान सिर्फ इस तरह था कि मेरा जन्मदिन था। अदरवाइज जो भी चीज़ें हमने की हैं तो वो कहीं ना कहीं एक छोटा सा जुड़ाव था कि अभिनय, और वही आज जो है इस सीढ़ी, इस सफलता तक ला चुका है कि लोग जानने लगे हैं, पहचान मिल चुकी है। जी बिल्कुल। सर देव साहब, आप पहले से ही अदाकारी की बात करें, एक्टिंग की बात करें, तो आप काफी सक्रिय भी रहे हैं, अपने स्तर से करते रहते थे, आपको पसंद था। जी जी। लेकिन एक्टिंग के साथ साथ, जहाँ तक हमें जानकारी है, आपकी एक महिला मित्र ने आपसे कहा था कि भाई बहुत हो चुका है ये सब, अब थोड़ा सा इसे ट्राई करो, काफी हद तक जी। सफलता मिलने की उम्मीदें हैं, इस तरह से कुछ कहा था, प्रयोग आपने किया। क्या थी वो पूरी घटना? बात यह है 2023 की, जी। जबकि मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाता था पुराने गीतों पे, चाहे वो राजेश खन्ना हो, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे अनिल कपूर हो, चाहे कोई भी हो। तो मेरी एक महिला मित्र हैं रायपुर से, जिन्होंने कि जो वंदना नाम है उनका, और उन्होंने मुझे ये कहा कि आप एक बार देव साहब के गीतों पे ट्राई कीजिए। क्योंकि उन्हें इतना पता था कि मेरा जन्मदिन भी देव साहब के साथ आता है, तो उन्होंने कहा कि एक बार आप कीजिए ट्राई। और 2023 का मार्च अप्रैल का वो समय लगा लीजिए और आज का समय लगा लीजिए, आज मैं आपके समक्ष बैठा हूं और आज पूरे सोशल मीडिया पे जो है पहाड़ी देवानंद नाम के चर्चे हैं, जो कि आशीर्वाद स्वरूप मेरे लिए है। ऊपर आशीर्वाद देव साहब का भी और आप सबका भी। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि एक सलाह जी जी, जो पहचान बनने के लिए पथ प्रदर्शक का जिसने काम किया, आपकी वो मित्र। सर 2024 में पहाड़ी देवानंद का नाम, ये टैग जो आपको मिला था, क्या थी वो पूरी घटना, कैसे मिला ये नाम? एक हमारी पहाड़ी मूवी आई थी देवभूमि उत्तराखंड में, मीठी, तो उसका प्रोमो था। तो उस प्रोमो के लिए मेरे को जस्ट एक स्ट्रेंज कॉल आया कि आपको जरा हमसे मिलना है, मुलाकात करनी है कुछ सिलसिले में, कुछ पहाड़ी सॉन्ग को लेकर, गीत को लेकर। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं गया, तो मुझे उन्होंने बोला कि आपको जो है थोड़ा बहुत जो है, अब देखिए फ्लो आ रहा है, बिल्कुल वो बात करते करते ऐसा लग रहा है कि मैं कितना अच्छे से आपको उस बारे में बता पाऊँ। तो मीठी जब वो मूवी आई तो उसका एक छोटा सा प्रोमो करना था कि मीठी मूवी आप सबके बीच आ रही है नज़दीकी सिनेमाघरों में, तो कृपया करके इस तरह से सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब चैनल पे भी आई। तो वो दिन था, तो जब मुझे पहाड़ी देवानंद नाम मिला, क्योंकि मैं देवभूमि से हूँ, तो देवभूमि उत्तराखंड में मेरा जन्म हुआ है, तो इस कारण से जो है पहाड़ी उसमें जुड़ गया है, तो पहाड़ी देवानंद भी हम हो चुके हैं। वाह, ये उपलब्धियां जो हैं जन्म से तो थी, लेकिन आपकी अदाकारी ने उसमें इंक्लूड करता हुआ नया नाम। जी जी, बहुत बढ़िया। सर आपकी जो पढ़ाई है, पढ़ाई करी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जी, जॉब करी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और उसके बाद एक्टिंग, और आज आप फेमस हो गए एज ए एक्टर। कैसे, कहाँ से, क्यों? बचपन में कभी था क्या? एक्टिंग तो है रहेगी। बात ये थी कि सन 2000 में मैंने 12th कर ली थी, इंटर कर ली थी। उसके पश्चात पिताजी ने बोला कि कुछ एक्स्ट्रा कोर्स होना चाहिए, तो मन में आया कुछ करते हैं। तो MLNR उस समय होता था,
बीटेक जिसे हम आज बोलते हैं। उसके अलावा पॉलिटेक्निक था, हाँ। तो पॉलिटेक्निक में मैंने एडमिशन लिया। तो पॉलिटेक्निक के दौरान हमारी रैगिंग होती थी। जी। तो रैगिंग के तौर पे वो मुझसे बोलते थे कि तुझे डांस करना बहुत अच्छा आता है, तूने अपने हॉबी में लिखा था, तो हमें डांस करके दिखा। तो उस समय किशोर साहब का एक बहुत फेमस गीत था, ये जवानी है दीवानी, रुक जाओ रानी, तो उस पर हम करते थे डांस। तो डांस करते करते वो ऐसा बना समा कि धीरे धीरे हम जो एनएसएस कैंप होते थे उनमें हमने पार्टिसिपेट किया। फिर एक महमूद जी का बहुत फेमस गाना था, सुनील दत्त जी का, एक चतुर नार करके श्रृंगार, तो उस पर मैंने एक्ट किया था। तो वहाँ पर भी हमारा जो एक्टिंग तो धीरे धीरे करके सुधरते गया। और धीरे धीरे करके, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया कुछ नहीं था, तो सोशल मीडिया जब ऑन हुआ, उसके बाद जब म्यूजिकली आया, जो बाद में टिकटॉक हुआ, तो उसके थ्रू हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करते गए, प्रगति करते गए। और एक समय ऐसा है जैसे कि फिर उसके बाद वही कड़ी जुड़ती है कि 2023 में जब मैं इंस्टाग्राम पे था, तो मेरी महिला मित्र ने मुझे सिखाया, समझाया। और सबसे बड़ी बात कि 2016 में मेरी शादी जब हुई, तो मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे माजी पिताजी थोड़ा सा बोलते थे कि डिप्लोमा करने के बाद यही करने के लिए तुमने डिप्लोमा किया, इससे बढ़िया कुछ और करते अगर इसमें जाना था। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि समय के साथ सुलझ जाती हैं। तो यही हुआ कि 2 साल बाद जब मेरा अखबार में नाम आया, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर, और उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप यही कहा कि जो अच्छा लगता है वो करो। यानी कि दुनिया में तो थॉट प्रोसेस को आपने बदला, इस हिसाब से माँ बाप के विचारों को भी कहीं ना कहीं कि यस बेटे में वो बात तो है, सब रोकना नहीं चाहिए, बस ये उड़ान भरता रहे। जी जी बिल्कुल सही। सर एक चीज बताइए कि स्कूल में थे जी, आपने कहा एक्टिंग आपको बचपन से पसंद है, मौके और मंच समय समय पे बदलते जरूर रहे, लेकिन एक्टिंग कभी नहीं छूटी। सर जब आप स्कूल में थे तो स्कूल में नाटक जरूर करते रहे होंगे, मिमिक्री होती थी और एक्टिंग, वो बचपन से ही चला आ रहा था? कभी ऐसा कोई नाटक जो आपने किया हो जिसमें एक भूमिका भले ही बहुत हल्की मोनोरी हो सकती है, लेकिन वो आज भी आपको यस वो मील का पत्थर साबित हुआ हो आपकी एक्टिंग के लिए? हाँ कह सकते हैं, क्योंकि उस समय जैसे हमें ब्रेक मिलता था, लंच ब्रेक होता था, तो उस समय हम, वो तो नहीं कहेंगे कि नाटक, पर हम 4-5 दोस्त एक साथ मिलके बोलते थे कि तू अमिताभ बच्चन बन जा, तू धर्मेंद्र बन जा, तू मिथुन बन जा, उनकी तरह स्टाइल करनी है। अच्छा। और उस तरह से एक दूसरे से बात करनी है। तो वो मेरा होता था, तो उसमें मैं ज़्यादातर, मुझे मिथुन ही अच्छा लगता है क्योंकि उनका सबसे ईदा ए करके, तो मतलब वो चिल्लाना ही होता था। पर ये जरूर है कि मेरे लिए वो मील का पत्थर इसलिए साबित हुआ कि वो एक बचपन से जो एक था अंदर, कुछ था दबा हुआ था, तो वो धीरे धीरे करके, और मतलब इतना अच्छे से वो बाहर निकला कि मैं खुद को नहीं, मतलब मैं आज भी अपने आप को वही महसूस करता हूँ कि मैं वही अभी 8 या 10 साल का बच्चा हूँ जो अभी भी वो सीख रहा हूँ। नहीं, सीखने कलाकार की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि वो निरंतर सीखता रहता है। सर देव साहब, क्योंकि देव साहब मेरे बहुत, मतलब मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब देव साहब की डेथ हुई थी, वास्तव में मैं कभी किसी के लिए रोई नहीं, लेकिन हाँ मुझे बहुत बुरा लगा, और आज भी मैं उन्हीं के गीत सुनती हूँ। लेकिन देव साहब को जब लोग, क्योंकि आप शोज में जाते हैं, जब देव साहब को लोग अपने सामने पाते होंगे आपके रूप में, तो किस तरह का रिएक्शन होता है उन लोग का? देखिए ये तो बहुत मेरे लिए भी भावुक कर देने वाला क्षण हो जाता है, क्योंकि मैं खुद अपने आप को नहीं रोक पाता हूँ। क्योंकि कई सारे उसमें जैसे जितने भी मेरे माँ जी पिताजी के उम्र के हैं, वो क्योंकि उसे करीब से देख चुके हैं, देव साहब को करीब से देख चुके हैं, साथ में जो यंग जनरेशन है वो भी काफ़ी उनसे मेस्मराइज रही है। तो मेरे पास आके वो बस यही कहते हैं कि बेटा साथ रहो, बेटा अभी मत जाओ। तो वही गीत जो देव साहब का भी है, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, तो ये चलता रहता है। और साथ में मतलब जब वो मुझसे थोड़ा उपहार स्वरूप कुछ चीज़ मांगते हैं तो मैं उन्हें ऑटोग्राफ नहीं देता, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं देव साहब बराबर कभी नहीं हो सकता। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं देव साहब हूँ, मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं उनकी छवि को आगे ला रहा हूँ, जिस तरह से वो थे, जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया है, जिस तरह से उन्होंने एक्सप्रेशन दिए है। लेकिन हाँ, मैं उन्हें अपनी तरफ से एक छोटा सा, जैसे अपनी स्मृति के रूप में कुछ अपनी तरफ से दे सकता हूँ। जैसे कभी वो मेरे से मेरा अपना स्कार्फ मांगते हैं, कभी मेरे से कुछ और हैट मांगते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। कईयों को मैंने ऑनलाइन भी वो शेयर किया है, तो बहुत अच्छा लगता है कि जब वो उस देव साहब को इस तरह से देखते हैं, तो वाकई मतलब दिल ऐसा भाव विभोर हो जाता है कि मैं उस समय खुद को नहीं रोक पाता हूँ। और आंसू तो एक ऐसी बात है कि कभी भी किसी के भी निकल सकते हैं, लेकिन एक बात कहूँ, जो आंसू निकलते हैं प्यार स्वरूप, वो सबसे ज्यादा कीमती होते हैं। वाह, यही वो छोटी छोटी सी बातें हैं जो अब जिंदा करती हैं देव साहब को। आपके एक्ट में जो भी मैंने अभी तक देखा है सर,
जैसे आप शोज में जाते हैं जी। तो वहां पे मोस्टली महिलाएं होती हैं। जी महिलाओं के बीच में देव साहब का क्रेज सभी जानते हैं बिल्कुल। कि एक समय ऐसा था कि कहते हैं कि काले कपड़े उन्हें बैन लग गया था कि अगर वो निकलेंगे नहीं, क्योंकि लोग छत से, लड़कियां छत से कूद जी, जाती थी। बिल्कुल। तो कुछ इस तरह का आपके साथ भी होता है कि महिलाएं आसपास घिरी होती हैं और महिलाओं का बहुत ज्यादा क्रेज रहता है? जी। किस तरह का रिस्पॉन्स देती है महिलाएं? देखिए इस जर्नी में 2024 में मेरा एक बहुत अच्छा पड़ाव आया कि जिसमें एक सिग्नोरा रिदम एंड फाइन आर्ट्स हैं, उनकी चेयरपर्सन रागिनी गुप्ता मैम हैं। उन्होंने मुझे अप्रोच किया इंस्टाग्राम के थ्रू, और मैं कहता हूँ कि मतलब उन्होंने मेरे लिए जो एक बनाया मंच, प्लेटफॉर्म जो दिया, उन्होंने जो मेरा हाथ पकड़ा, आज की डेट में वो मुझे हमेशा साथ लेके चलती हैं। जितने भी इवेंट होते हैं सब में मैं इनवाइटेड होता हूँ, और एज ए मतलब वो मुझे बहुत मतलब कुछ नहीं कह सकता, एज एन ऑनर मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने जो मंच दिया उसके बाद मेरा एक रास्ता खुल गया, मेरा राह खुल गई। और उस राह खुलने से ऐसा हुआ कि धीरे धीरे करके मैं जैसे मंच पर जाने लगा तो बड़ी बड़ी शख्सियत से मुलाकात हुई, जैसे पद्मिनी कोल्हापुरी हाँ जी जी, से आपने मुलाकात बताया हुई। था जी, मीनाक्षी बिल्कुल, शेषाद्री हो मीनाक्षी गए। शेषाद्री, और अभी रिसेंटली राहुल रॉय जी से जी, मुलाकात हुई। बिल्कुल। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये जरूर हुआ कि मेरा नाम भी देव साहब का नई जनरेशन के साथ भी जुड़ गया, क्योंकि राहुल रॉय की जब मूवी आई थी आशिकी 1990 में, उस समय मैं 8 साल का था, बिल्कुल। और इस समय मैं मिल पा रहा हूँ जब मैं 43 इयर्स का हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने अपने एक जनरेशन को, जिसको देख के हम बड़े हुए हैं, उनके साथ मन साझा किया, उनके साथ मैंने वॉक की, उनके साथ मैंने अपने विचार साझा किए। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है कि मैं किसी रूप में उनके साथ मुलाकात कर पाया, और कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे लिए एक आशीर्वाद स्वरूप मुझे आगे तक ले जाती है। यानी कि ये जो नई जर्नी आपने शुरू की, इसमें कह सकते हैं कि सपने सच भी होते हैं। जी जी बिल्कुल, बस लगन होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। सर, देव साहब के विषय में जितनी बात की जाए कम है, उनके गीतों की बात, लेकिन देव साहब डांस नहीं करते थे, तो फिर आप कैसे कर पाते हैं मैनेज? देखिए मैंने अपने ऊपर काफ़ी काम किया है और करता रहता हूँ, क्योंकि कहीं भी ये झलक नहीं आनी चाहिए कि देव साहब का थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो, क्योंकि देव साहब एक रेस्पेक्टेड इमेज है हर किसी के दिल में, हर किसी के हृदय में। तो मैं वही चाहता हूँ कि जो इमेज उनकी थी, चाहे वो गीतों को लेकर हो, चाहे उनके एक्सप्रेशन को लेकर हो, चाहे उनकी नज़ाकत को लेकर हो। उनके एक्सप्रेशन भी हम कई बार देखते हैं, जो भी आप एक्ट देखते होंगे, तो मैं भी देखता हूँ, क्योंकि सब हर किसी से सीखने को मिलता है। बिल्कुल। कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर होता है तो वो ओवर हो जाता है, वो ओवर स्मार्टनेस हो जाती है, और वो आपको जो है व्यंग्य की तरफ ले जाता है। तो उन चीज़ों से मैं बचा हूँ। जहाँ देव साहब के गीत होते हैं उनको मैं जीता हूँ, फुल्ली जीता हूँ, 100% कोशिश करता हूँ कि जी लूँ। लेकिन जहाँ अन्य गीत होते हैं वहाँ पे हल्का फुल्का थोड़ा बहुत अपना देव साहब का एक्सप्रेशन देके ओके फाइन, ठीक है। बहुत से सर, जैसे देव साहब की मिमिक्री की जब हम बात करते हैं, क्योंकि मिमिक्री आसान काम नहीं है, मिमिक्री यानी कि जिम्मेदारी। बिल्कुल। क्योंकि उनके जो फैंस होते हैं वो आपको उस नज़र से ही देखते हैं, आप में उसको ढूंढते हैं। आज देव साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम बात करेंगे कि देव आनंद, तो कहीं ना कहीं एक बार चलता हुआ हाथ रुक जाता होगा, उस रील को जरूर देखता होगा, उसमें ढूंढता होगा अपने देव साहब को। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, और कैसे प्रेशर रहता है रील्स बनाते हुए, एक्ट करते हुए, किस तरह से करते हैं आप इस प्रेशर को कम? जी, तो सबसे पहले देखिए, मैं तो सच बात बताऊं तो एक गीत को करने के लिए अगर 15 सेकंड 30 सेकंड भी करना है, उसके लिए आपको उस गीत को पूरा देखना पड़ेगा। बिल्कुल। उस गीत से पहले हुआ क्या था, जिस सिचुएशन पे वो गीत बना, वो देखना पड़ेगा, तभी आप उसके हाव भाव समझ सकते हैं। क्योंकि जो भी गीत हैं पुराने, आपको जो भी पता है, सदाबहार गीत कहलाते हैं, क्योंकि उनमें थीम होता था, एक विषय होता था। तो उस विषय को समझने के लिए हमें उससे पहले का हमें स्टोरी पता होनी चाहिए कि वो किस आधार पे वो गीत निकला। मसलन अगर मैं कहूँ नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, मैं वो परवाना हूँ पत्थर को मोम कर दूं, उससे पहले उनकी आपस में लड़ाई होती है। जो हेमा मालिनी जी हैं, उनसे नफरत के लिए बोलती हैं कि तुम जाओ, मुझसे क्या प्यार करने चले हो, ये वो। तो तब वो उनके पीछे चलते हुए ये गीत गाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी गीत को करने के लिए आपको पहले उसकी गहराई समझनी पड़ेगी, उसके शब्दों को, उसके लफ्ज़ों को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस गीत के ऊपर अपने एक्सप्रेशन, अपनी एक्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, सोशल मीडिया में बड़े सक्रिय हैं, सोशल मीडिया में आपके फैन फॉलोइंग भी अच्छी है, तो सर जब सोशल मीडिया में कभी कोई एक्ट होता है
तो उसमें पॉजिटिव कमेंट तो आते ही, पॉजिटिव तो देते हैं, बिल्कुल। नेगेटिव कमेंट जब आते हैं तो किस तरह से हैंडल करते हैं आप उन्हें? देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है कि नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, क्योंकि उसी पेड़ पर पत्थर पड़ते हैं जिस पर कि फल लग गए हैं। मसलन हम ये कह सकते हैं कि जहाँ अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ ये चीज़ें इसलिए भी आती हैं कि कई सारे इसी सोच में रह जाते हैं, डिमोटिवेट होते हैं कि ये कर पा रहा है तो हम क्यों नहीं कर पा रहे, जबकि हर किसी के अंदर एक ना एक टैलेंट है, बस उसे बाहर निकालने की जरूरत है, पहचानने के लिए। पहचानना जरूरी है, जागृत करना भी जरूरी है, जैसे मेरे केस में हुआ। जी बिल्कुल, हनुमान जी को भी जागृत किया गया था, यानी आपके लिए जामवंत बनी आपकी बस तो मित्र, आशीर्वाद स्वरूप है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी मेरे हेल्पिंग हैंड रहे, चाहे वो मेरी वाइफ रही हो, बिल्कुल, चाहे वो रागिनी मैम रही हो, चाहे वो मेरी फ्रेंड रही हो, चाहे आप हो, बिल्कुल, सब देवी हैं। तो देवियों के कारण ये देव जिंदा है। अरे वाह, ये डायलॉग जो है देव साहब का बड़ा फेमस डायलॉग है कि देवियां ही हैं जो देव को जिंदा रखे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। संदीप जी, कॉलेज, आप कॉलेज में मतलब आप लैब असिस्टेंट है ना, वहाँ पे आप जॉब कर रहे थे मैकेनिकल, और एकदम से लाइन बदली और सीधा आप पहुंच गए एक्टिंग में। रील्स, इंस्टा, फेसबुक, ये दोनों कहीं से कोई लिंक नहीं है, बावजूद उसके ग्रोथ की अगर हम बात करें तो यहाँ वो पहचान मिली हो या ना मिली हो, लेकिन यहाँ पहचान जरूर बन गई। तो सर, जब जॉब की तो कभी इस तरह का प्रश्न नहीं किस तरह से कमाई होगी, क्योंकि आप जॉब भी करते हैं, तो जॉब के साथ साथ में किस तरह से मैनेज करते हैं टाइम को? कितना चैलेंजिंग होता है? बिल्कुल चैलेंजिंग तो बहुत है, क्योंकि परिवार के मुखिया भी हैं अपनी फैमिली के लिए, और एक बच्चा भी आपका है, मेरा बहुत छोटा है अभी, तो स्टार्टिंग है, नर्सरी है उसकी। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब आपके हमसफर का साथ हो तो आप हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो बात वही है, 2016 में मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, तो 9 आवर्स की जॉब होती थी, 9 to 10 आवर्स होती थी। सुबह 8 बजे निकल जाते थे, शाम को 6 बजे आते थे, तो 6 बजे से 7 बजे तक पूरा थकान इतनी, उसके बाद नींद आती थी, तो करने के लिए कुछ टाइम नहीं बचता था, तो बस संडे बचता था। तो संडे के कारण जो है मेरा पूरा बैकअप हो जाता था, क्योंकि 4-5 एक साथ वीडियोस बना ली, साथ में घर वालों को भी थोड़ा टाइम दे दिया, तो ये चलता था। तो एक समय हुआ, बीता, फिर उसके बाद अब मैं स्कूल में हूँ, एक पुलिस मॉडर्न स्कूल में रेस कोर्स में हूँ, तो वहाँ पे ऐसा 5 आवर्स जॉब है, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाता है, और थोड़ा ये रहता है कि छुट्टी भी इजीली मिल जाती है। और क्योंकि मेरा काम के प्रति भी उतना ही समर्पण है जितना इस अभिनय के प्रति, तो मैं अपने काम को भी उतनी वरीयता देता हूँ जितना इस अभिनय को। यानी बैलेंसिंग बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर आप एक तरफ पलड़ा झुकाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको गिरा देगा। तो इसलिए बैलेंस बहुत जरूरी है हर चीज में। आप अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिए, आप अपनी जॉब को भी टाइम दीजिए, और आपके अंदर कोई टैलेंट है, और टैलेंट हर किसी में, ये ध्यान रखिएगा, टैलेंट हर किसी में, बस निखारने की जरूरत है, निहारने की जरूरत है, और फिर सामने लाने की जरूरत है। और कैमरे के अगर आपने फोकस कर लिया तो इसके बाद आप समझ लीजिए कि आपके लिए फिर दुनिया मंजूर सब कुछ। सही कहा आपने कि कैमरा ही है हमारी आंखें, बिल्कुल, जो देखती हैं अभिनय को और निहारती है, और उसके बाद बस मंच देती चली जाती हैं, शायद ऐसा ही कुछ। सर, बहुत सारी, क्योंकि हम लोग साथ में काम भी कर चुके हैं, हम एक कॉलेज में साथ में पढ़ाते भी थे, तो सर बहुत समय बाद मिलना हुआ है। लेकिन जैसे मैं बात करूं आपकी वाइफ की, आपने अभी कहा कि जीवन साथी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी किरदार को बनाने में और गिराने में। लेकिन एक महिला के लिए जब उसका पति उस किरदार को निभा रहा हो जिसके आसपास बहुत सारी महिलाएं हों, तो किस तरह से लेती हैं मैम उन्हें? कभी इस तरह से कोई नोक झोंक और मस्ती मजा भी होता है, छेड़ती भी है मैडम आपको? ये शुरू में बहुत हुआ, शुरू में मतलब वही 2023 में जब मैं सिग्नोरा इवेंट से जुड़ा, जी, क्योंकि वहाँ टोटल 42 प्लस लेडीज हैं, जिनमें 25 से लेके 45 तक हैं, प्लस ऑल आर मैरिड। ऑल आर मैरिड। उसके बावजूद बिकॉज इट्स अ फैमिली फीमेल ओरिएंटेड प्रोग्राम, तो उसमें हम लोग 5 मेल्स हैं। तो आपने बताया था। यस, तो मैं जब वाइफ को पहले बताता था तो वो थोड़ा सा इनसिक्योर होती थी, बिकॉज लेट नाइट इवेंट होते थे, 8 PM to 12 AM सॉरी। तो इस तरह से जब प्रोग्राम होते थे तो शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन बट जब उसने देखा कि ही इज बाउंड टू दैट और ये चीज़ें ज़रूरी हैं ग्रोथ के लिए, तो शी यूज्ड टू एडजस्ट एज वेल एज शी यूज्ड टू ट्रस्ट ऑन मी। तो उन्होंने बहुत ट्रस्ट किया और मैंने उस ट्रस्ट को आज तक बरकरार रखा है कि मेरा कदम इधर से इधर ना डगमगाए।
बिल्कुल, ये वो जिम्मेदारी चीज़ है। जिम्मेदारी। और सबसे बड़ा जीवन साथी की बात हुई तो जीवनसाथी.com पे मैंने उन्हें सर्च किया। अरे वाह, उनके मिलने की कहानी क्या है देव साहब? हाँ, तो ये भी बहुत एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो है कि 2014 में 2014, देखिए मुझे डेट इसलिए याद है क्योंकि मुझे जिनसे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। तो 2014 की होली का दिन था और उस दिन जो है सब रंग लगा के पूरा नहा धो के बाहर बैठे थे मेरे माजी पिताजी भी। तो माजी पिताजी ने कहा कि अगर कोई पसंद है तो जरूर हमें भी बताओ, देखिए फ्लो बीच में आता रहेगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। नहीं, हम तो उन्होंने तैयार कहा, हैं। तो हमने कहा कि ऐसे कौन पसंद, कि मेरे एज वाली तो अब तक शादीशुदा हो चुकी होंगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फिर भी देखो। तो मैंने सोचा कि चलो सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं, तब तक सोशल मीडिया तो आ ही चुका था। तो हमने जीवन साथी पे एक अपना रिज्यूम डाला और विद इन 1 वीक आई थिंक इन द मंथ ऑफ जून, 7 जून को जो है मैंने उनको इंटरेस्ट भेजा। उन्होंने नहीं, मैंने उनको इंटरेस्ट भेजा बिकॉज उनकी एक लाइन मुझे बहुत पसंद थी, आज भी याद है कि आई लव माई फैमिली एंड आई वॉन्ट हिम टू लव माई फैमिली। तो ये कोट मेरे दिमाग में आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि मुझे पता था कि जहां परिवार जुड़े, जहां परिवार को आपने सम्मान देना शुरू किया तो इसके बाद सब चीज़ अच्छे से जुड़ जाती है। फिर 2014 में हमारी बात वगैरह हुई, 2016 में हमारी शादी हुई। उस बीच में हम लोग क्या करते थे, जहां हमारा घर बन रहा था अपना, तो वहाँ पर हम प्लॉट में जाते थे संडे टू संडे। वहीं हमने कभी चाउमीन ले गए, कभी मोमोज ले गए, कुछ खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत इस तरह से। तो इस तरह से हमारा धीरे धीरे बातचीत, क्या लाइक्स डिसलाइक्स हैं, कहाँ जाना पसंद है, किस तरह से पसंद है, सब चीज़ हमने इंजॉय किया, मतलब उस टाइम को। वो फेज जो लाइफ में आया था, यानी आप लोगों का 2014 वाला, उसको पूरा एंजॉय किया। और आज 16 और 16 के शादी के बाद आज आप 25 और आपका बेबी अब है। और आप एक बार ही कह रहे थे सर कि घर में जब आपका बच्चा आया उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हुई हैं, ये आपने कही थी। तो ये कई सारे लोग कहते हैं, लेकिन आपके जीवन में क्या परिवर्तन है? देखिए, ऊपर कान्हा जी के आशीर्वाद से हमें मिला है, हमारा श्रेयस नाम है उसका, श्रेयस बागड़ी। और हाँ, जहाँ तक बात है कि उसके आने के बाद जो परिवर्तन हुए वो वाकई में हुए हैं, क्योंकि जब वो 2022 में आने वाला था उससे पहले उसने जो है मेरी जॉब चेंज कराई। जीआरडी से मेरा हुआ पुलिस लाइन में इंटरव्यू के थ्रू, यानी कि 9 आवर्स की जॉब हो गई कम होके 5 आवर्स, प्लस सैलरी में ग्रोथ हुई, अच्छी इंक्रीमेंट हुई। उसके अलावा छोटे मोटे चीज़ें जो हमें जिनकी ज़रूरत थी तो वो अपने आप ही एक सॉल्व होती चलेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें धन मिल गया, हमें कुछ मिल गया, लेकिन एक राह दिखाई। अब वो राह दिखाने का मतलब ही वही है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। और वही होता है, ईश्वर को जब आप याद करते हैं तो ईश्वर आपको ला के कुछ नहीं देगा, आपको बस उस मार्ग पे चलना है जो वो दिखाएगा। बिल्कुल सही। तो यही हमारे जो श्रेयस, हमारे मास्टर श्रेयस हैं, आप समय समय पर उनकी वीडियो देख सकते हैं, हमारे फेसबुक पे हमेशा रहती है। जी बिल्कुल, हम देखते रहते हैं। जी, तो बिल्कुल वो भी अब मेरी राह पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारी जनरेशन चाहे उसे करने दो। बस ये जरूर है कि उसे जरूर बताओ कि आगे क्या चीज़ हो सकती है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। बाकी एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड फाइन। सर, देव साहब का सबसे पसंदीदा जो गाना है आपका कौन सा है, जो आपको पसंद है देव साहब का? हीरा तो पहले ही किसी आपने इसका वीडियो बनाया है और ये वीडियो बहुत अच्छी, ये वायरल भी हो गई है। अभी 4 दिन पहले डाली तो 2,60,000 लोगों ने देख ली है और साथ में जो है इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। तो लगता है कि मैं वही देव साहब पहुंच गया हूं उसी समय का, बस जीना तमान की कमी है। लेकिन मैंने अपनी मिसेस को बोला है कि जल्दी हम उस पर वीडियो बनाएंगे। वाह, तो जीनत वाली जो कमी है उसको तो आपकी मैडम भी पूरी कर देती है। कई वीडियोस में मैंने देखा है कि आपकी मैडम आपके साथ में हमेशा खड़े रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पर वही है कि क्योंकि बेबी छोटा है तो उसकी ध्यान रखना भी जरूरी है, तो मैं उन्हें भी थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ। मैंने बोला तब तक मैं बाहर अपने दूसरी देवियों के साथ वीडियो शेयर कर सकता हूँ, तो इजाज़त के साथ ही मुझे अलाउड होता है। नहीं, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, शी इज़ वेरी ट्रस्टवर्दी, मतलब मुझे पर विश्वास करती हैं और इस चीज़ का मैं कभी गलत फ़ायदा नहीं उठाता, क्योंकि मुझे भी पता है कि घर में मेरे को अपना एक दायरा जो है उसे सीमित रखना है। नहीं सर, ये जिम्मेदार रिस्ट्रिक्शंस लाइफ में खुद ही लगाने पड़ते हैं, कोई नहीं लगाता आपके लिए। सर, अभी आपने कहा कि आपकी वायरल वीडियोस, टिकटॉक का दौर, रील्स, क्योंकि हमारे श्रोता जो हैं इन लोगों ने कई बार आपको देखा होगा स्क्रॉल करते हुए रील्स पे एक देव जो हाथ मुंह में रखे कभी इधर कभी उधर एक्ट करता हुआ आपने कई बार देखा होगा। लेकिन जब बात करते हैं एक्ट की, बेसिकली उस एक्टर की जो बहुत फेमस है, और उसके बाद क्योंकि उनकी मिमिक्री अभी देव साहब का, लेकिन आप उसमें, क्योंकि एक्टिंग तो बहुत लोग करते हैं, मिमिक्री बहुत लोग करते हैं, लेकिन आप उसमें मतलब क्या नया करने वाले हैं उसी एक्ट के थ्रू? कैसे जिंदा रखेंगे? केवल मजाक बन के रह जाए, हंसी का पात्र हो, या कुछ और?
देखिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा। एक हमारे बहुत अच्छे एक्टर हैं किशोर भानुशाली जी, बहुत फेमस हैं, जो कि परफेक्ट रिप्लिका कहलाते हैं देव साहब की। और अभी आप रिसेंटली उन्हें आप वीडियोस में देख रहे होंगे, जो कि अभी हप्पू की उल्टन पलटन और भाभी जी घर पे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए बड़े हैं, मैं कुछ गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि उन्होंने देव साहब की छवि को धूमिल कर दिया। वो एक मजाक के तौर पर रह गए हैं उनके नज़रिए से, क्योंकि जितना ज़रूरत से ज़्यादा हिलना, ज़रूरत से ज़्यादा उस चीज़ को बोलना, ज़रूरत से ज़्यादा हंसना, ज़रूरत से ज़्यादा मतलब वो फिर एक तरह से ओवर एक्ट हो जाता है और फिर व्यंग्य का सब निर्माण करता है। तो मेरा वो उद्देश्य नहीं है। आप मेरा कोई भी एक्ट उठा के देख लीजिए, अगर उसमें कमी होगी तो कमी इस चीज़ की होगी कि मेरे पास लोकेशन नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, मेरे साथ हीरोइन नहीं है वैसी, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं देव साहब को जिंदा रख सकूँ, देव साहब को बहुत अच्छे नज़रिए से रख सकूँ। और वाकई उसका परिणाम ये है कि बहुत अच्छे अच्छे मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, जिनको मैं चाहता हूँ पूरा फ्रेम करके अपने घर पे लगाऊं। क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा रेंट पे रह रहा हूँ और कोशिश ये कर रहा हूँ कि किस तरह से यादों को मैं रखूँ, संजोऊँ। तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। जो भी मेरे पास छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह आते हैं उनको मैं एक मोमेंटो टाइप में तैयार कर रहा हूँ, बहुत जल्द आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं उस चीज़ को अभी तक रखे हुए हूँ कि देव साहब का मजाक ना बने, पहली बात। दूसरी बात ये कि देव साहब को जो उनकी लिमिट थी उसके अकॉर्डिंग ही सामने लाऊं, उसमें ओवर ना करूं। जितना है उतने से कम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा ना हो। यानी वो जो उनकी अदाकारी की जो एक रिस्पेक्ट है, बिल्कुल वो रिस्पेक्ट बनी रहे, मजाक ना बन पाए। जी जी सर, जब आप एक्ट करते हैं, मैंने आपके एक्ट्स को कई बार देखा है, परफॉर्मेंस को देखा है, जब आप एक्ट करते हैं तो कोशिश पूरी होती है कि आप एक एक चीज को उठा सकें, पूरी कोशिश करते हैं सर। लेकिन जब कोशिश कर रहे हैं तो क्या दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं उस समय एक्ट करते हुए? क्या प्रेशर होता है उस समय? देखिए प्रेशर तो बहुत होता है, क्योंकि मेरे पास शूटिंग के लिए लोकेशन परफेक्ट नहीं, मैं अपने घर में ही बनाता हूँ, अपने कमरे में ही बनाता हूँ। क्योंकि सिर्फ 2 कमरे का सेट है, तो कभी बेबी आ जाता है, कभी बर्तन गिरने की आवाज़ आ जाती है, कभी कुछ तो लगा रहता है। लेकिन फिर भी एडजस्ट करते हुए जो मैंने अपने आप को संभाला है, क्योंकि मैं सिर्फ मोबाइल से ही शूट करता हूँ, अभी कभी मैंने कोई हैवी कैमरे से नहीं शूट किया, और वाकई में इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो आगे आने वाले टाइम पे आप सब लोगों को बहुत अच्छी चीज़ मिलने वाली है, कोशिश पूरी है। क्योंकि जब देव साहब को जिंदा रखा है और इतने अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको और अच्छे से निखार के सामने लाऊं। तो प्रेशर बस इसी बात का रहता है कि किस तरह से और अच्छी क्वालिटी लाई जाए, कि जिससे जो अभी मैं लाखों तक पहुंच पा रहा हूं, तो वो करोड़ों तक, अरबों तक मैं पहुंच पाऊं। जी सर, सोशल मीडिया के थ्रू पहचान मिलना एक अलग बात है, लेकिन सोशल मीडिया में भी अपनी छवि को बरकरार रखते हुए निरंतर आगे बढ़ना, ये भी कोई चुनौती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसने बनाया? हम लोगों ने। बिल्कुल, हम लोगों की वजह से वो है और उसकी वजह से हम हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब सोशल मीडिया सामने आए, सोशल मीडिया पे जब हम चीज़ें देखते हैं, तो उसमें हर तरह की, आपने बिल्कुल सही कहा कि उसमें हर तरह की चीज़ें परोसी जा रही हैं और उस चीज़ का ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। बिल्कुल। पर बात वही है कि अगर ऐसे सभी सोचने लग जाएंगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं ना। तो कुछ लोग उसमें अच्छे भी हैं, तो उन अच्छों को क्यों ना हम प्रमोट करें। क्योंकि जब हम बोलते हैं कि हमारे अपने बच्चों को संस्कार देने हैं, तो संस्कार के लिए आजकल सिर्फ हम घर के बातों तक सीमित नहीं है, किताबों तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया इसमें बहुत बड़ा एक उदाहरण है। क्योंकि जिस टाइम पे कोरोना हुआ था, उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस मैंने भी ली हैं, साथ में आपने भी ली होंगी। तो उसके कारण ऐसा होता है कि हम लोग सोशल मीडिया के कारण ही एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, और वही कारण है कि हमें जो है सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। अब प्रस्तुतिकरण हमने देना है, तो हमें सबसे पहले जो भी चीज़ हम उसमें प्रस्तुत कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि हम उसे अपनी फैमिली के साथ बैठ कर देख पा रहे हैं या नहीं। तो कहीं भी उसमें अगर कुछ है, जो चीज़ हमारे लिए नेगेटिव जा सकती है, हमारी फैमिली के लिए नेगेटिव जा सकती है, तो उसको वहीं पे रोक दीजिए। क्योंकि जिम्मेदारी हम सबकी है। अगर हम में से कोई एक भी ये सोचे कि चल यार वो लाइट तो वो बंद कर देगा, तो इस तरह से नहीं हुआ। हर किसी को अपनी तरफ से कोशिश करनी है, हर किसी को अपनी तरफ से सोशल मीडिया पे जो अच्छा कंटेंट है उसको शेयर करना है और उसी को सहेज कर रखना है। उससे क्या होगा, हमें उससे प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा इस तरह से मिलेगी, मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि जिस समय कोरोना हुआ उस टाइम पे देखिए आपने किचन के खुले चैनल खुले, और आज की डेट में सब ग्रो कर गए हैं, सब लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। उस समय जो भी चला, जी, टीचिंग का हो, चाहे उसका हो, चाहे न्यूज का हो। तो बात वही है कि सोशल मीडिया का अगर आप लेना चाहें तो बहुत अच्छे से उसमें ग्रो कर सकते हैं। पर अगर आप नेगेटिविटी जाते हैं तो वो कुछ समय की होती है। देखिए बुरा वक्त कभी
बुरा समय आता है, कहते हैं ना। तो वही चीज़ है कि हम जितना अच्छा रखेंगे उतना हमारे लिए ग्रोथ होती रहेगी, लेकिन जितना हम नेगेटिव रहेंगे तो उतना नीचे पतन होता रहेगा। तो हमें किस तरफ देखना है वो हमें हमारी सोच पर निर्भर मतलब करता है। हमारा लुकआउट है बेसिकली कि बिल्कुल। हम कैसे देखते हैं चीज़ों को, बिल्कुल। कैसे परोसते हैं। जी जी। सर, आपका बर्थडे, देव साहब का बर्थडे, आपका एक्ट ऑफ स्टाइल देव साहब का आप कॉपी करते हैं। आपका फेस काफी हद तक, कई सारी आपके फेस जो है कई जगह पे बिल्कुल लगता है कि हाँ वही हैं। आपकी हाइट, देव जी। साहब लंबे थे, देव साहब खूबसूरत थे, और वही काले कपड़े। सो ये सारी चीजें आप धीरे धीरे अपने अंदर ला रहे हैं। जी जी। ये पहले से ही है ये भी? नहीं, ये लाया मैं धीरे धीरे करके ही लाया, क्योंकि एक साथ एक्सपेरिमेंट सारे नहीं होते, जी छोटे छोटे स्तर पे होते हैं। तो 2023 की जब मैं बात कर रहा था तो उस टाइम की मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा, जी सर। तो ज़रूर। तो उस टाइम पे कोई शक्ल में आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा कि देव साहब है। ओके। उस टाइम पे सिंपल आपको संदीप बागड़ी ही दिखेगा। उसके बाद जो परिवर्तन हुए उसका भी आपको इस जी। फोटो में आगे दिख जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि समय के अनुसार छोटे छोटे परिवर्तन होते गए, और वो परिवर्तन इतने अच्छे बने कि अब जो आप रूप देख रहे हैं मेरा, तो वो कह सकते हैं, और यकीन नहीं करेंगे अगर कोई बीच में गीत बज जाए तो पूरा एक, जैसे कहते हैं ना कि एक आत्मा घुस गई है, तो वो बिल्कुल सर, हो अभी जाता गीत है वो भी चीज़। बजेगा और जी, जी, आपके बिल्कुल। एक्ट भी देखेंगे। सर, हम छोटी छोटी सी चीजें करते रहते हैं लाइफ में, और जब बात एक्ट्रेस की आती है, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है जी, देव आनंद, जी। उन्हें यही नहीं उत्तराखंड नहीं पूरे विश्व भर में देखा जाता है। बिल्कुल। तो आपकी जो ये ग्रोथ है ये विश्व भर तक जी जी जाने वाली और जा रही है। जी। लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी बड़ी चुनौती। बिल्कुल। इस चुनौती से कैसे निपटेंगे सर? अब देखिए, कोशिश है और कोशिश कामयाब होती है। ये कोशिश लगातार रहेगी जब तक इस शरीर में प्राण है। और ये हमेशा मैं कहता हूँ सबसे कि सीखना है तो हमेशा चींटी से सीखो, जिसे कोई परवाह नहीं होती कि कब उसके पथ में कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाए, कोई भी अवरोध आ जाए, पर वो चलती रहती है। अगर पत्थर आता है उसके ऊपर चढ़ के जाती है, पैर आता है तो वो डायरेक्शन बदल लेती है, लेकिन रुकना नहीं छोड़ती, चलना नहीं सर। चलना है। वही तो बचपन के लूडो की बात हो गई, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सही है सर, बहुत बढ़िया सर। आप सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंस हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं सर? देखिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हम सभी हैं। सोशल मीडिया पे जो भी काम कर रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है। ये ज़रूर है, उस चीज़ को, उस बात को ध्यान जरूर रखें कि जो भी कंटेंट आप दे रहे हो, जो भी आप चीज़ें दे रहे हो, वो सबके भले के लिए हो, समाज के भले के लिए हो, समाज के दिलों पर राज करे। ये नहीं कि उससे जो है किसी को भी कोई कष्ट हो, कोई दुख हो। तो यही कहना चाहूँगा कि आपके पास बहुत कुछ है, हर टैलेंट है जो कि आप सामने लाना चाहते हैं। कोशिश कीजिए और कोशिश हमेशा कामयाब। जी, सही कहा आपने कि अगर हम कोशिश करते रहते हैं तो असंभव कुछ भी नहीं होता, सब कुछ संभव हो जाता है। तो सर, आज की जो ये चर्चा है इसे यही समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सुना संदीप बागड़ी जी को, जिन्हें प्यार से कहते हैं पहाड़ी देवानंद। संदीप जी की कहानी हमें सिखाती है कि उम्र और परिस्थिति और मंच कभी भी आपके मार्ग में बाधा नहीं बनता। ये अवसर हैं खुद को अपग्रेड करने के, ये अवसर हैं खुद को निखार के नए स्वरूप को सामने लाने के, आपके अंदर छुपे कलाकार को बाहर निकालने के। यही संदीप जी ने किया और आज संदीप जी हम सभी के बीच में एक नई पहचान के साथ अपने बेहतर अभिनय को दिखाते रहते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल देव साहब। देव साहब के अंदाज में जरूर कहना चाहूँगा। हाँ, तो जनाब, मैं वो पॉडकास्ट देने इनके घर पहुँचा तो सोचा किसी अजीब से इंसान से मुलाकात होगी, लेकिन जब दरवाज़ा खुला तो मैं दंग रह गया। दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थी और दिल धड़क धड़क के कह रहा था कि जॉनी बेटे, तेरी मंजिल यहीं पर है। बिल्कुल, और जब मैंने भी दरवाजा खोला तो कुछ ऐसा ही लगा था। वो शख्स जिसे मैं हमेशा अपने आसपास महसूस करती थी, आज वो मेरे सामने बैठा था और मैं कहती वाह, अगर देव साहब यहीं पे होते तो कहते चाय लेंगे क्या?
कुछ ऐसे ही बातें और ऐसी ही मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे सुमित जी। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कुछ नए किस्से और कुछ नई कहानियों के साथ हम फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे नए एपिसोड में।